जब तक नरेंद्र मोदी जी को लगता रहेगा कि मुझे हराया जा सकता है, वो बारी बारी से सबको मारेगा तोड़ेगा। एक ही तरीका है कि शासक स्वीकार कर लो। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, रसिया के लोग जिंदा हैं, चाइना के लोग जिंदा हैं, क्योंकि वहाँ व्लादिमीर पुतिन जब तक जिंदा रहेगा शासक रहेगा, शी जिनपिंग जब तक जिंदा रहेगा शासक रहेगा। उसी तर्ज पर भारत जा रहा है। ये चुनाव ये जितने वोट पड़ रहे हैं, चुनाव पड़ रहे हैं, ये छलावा है। ये भारत की जनता का पैसा लूटने का काम हो रहा है। इसका कोई परिणाम नहीं। हर चुनाव बीजेपी जीतेगी और बीजेपी का कब्जा होगा। आप डरे हुए लोग हैं, मरे हुए लोग हैं। ये देश लुट चुका है, बिक चुका है। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। 10% लोग आंदोलित नहीं है भारत में, 90% लोगों ने सरेंडर कर दिया है। और जब 90% आंदोलित होते हैं तब कहीं बड़ी क्रांति खड़ी होती है। न कॉकरोच आंदोलन में कुछ हो पा रहा है, न किसान आंदोलन में कुछ हो पाया था। कोई तुमसे पूछ रहा है नीट की परिभाषा बताओ, नीट का फुल फॉर्म बताओ। अरे नहीं आता हमें नीट का फुल फॉर्म, हमें लेकिन इलाज चाहिए। जो डॉक्टर डुप्लीकेट होकर सरकारी अस्पताल में जाएगा, अगर उसको इलाज करना नहीं आएगा तो मार तो गरीब लोग खाएंगे। हम नहीं बताएंगे नीट की फुल फॉर्म, हमें बस इलाज चाहिए। और ये विकास अभी रुका हुआ है। जो चलता हुआ चक्र होता है ना, जिसको हम पहिया कहते हैं, उसमें किसी ने डंडा फंसा दिया है और ये पहिया रुक गया है। हम सबको मिलकर उस डंडे को निकालना है और इस पहिए को लगातार चलाना है। उस पहिए में रोजगार भी है, सुरक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, और उस पहिए में देखा जाए हर किसी के लिए शिक्षा है। भले हम विदेशों में कह दे कि सब चंगा सी, कैसे चंगा है जहाँ पे शौचालय नहीं है स्कूलों में। इतने हजार स्कूल बंद करा दिए गए हैं जिसमें कहते हो कि बच्चे पढ़ने नहीं आते। ये तो सॉल्यूशन नहीं होता है ना कि बच्चे पढ़ने नहीं आते तो स्कूल बंद कर दिया जाए। हकीकत क्यों नहीं बताते कि उस स्कूल में टीचर नहीं है, तुमने भर्ती नहीं की है। आए दिन शिक्षकों की भर्ती कम है। मैं खुद एक टीचर के रूप में एलिजिबल हूँ, मैंने भी बीएड एमएड किया है, मैंने खुद 2023 में फॉर्म भरा था। देखिए, भारत के जो छात्र हैं इनकी मांग जायज है, लेकिन ये बहुत डिले हो गया, बहुत देर हो गई है। एक बहुत कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि जब जंगल में आप जा रहे हों और शेर आपको घेर ले तो आप कुछ कर नहीं सकते, जो कुछ करता है वो शेर करता है। आज हालत भारत की ऐसी हो गई है। मैं हाथ जोड़ कर के निवेदन करता हूँ भारत के लोगों से कि देश के प्रधानमंत्री जी को परमानेंट राजा महाराजा घोषित कर दें, उनको अपना शासक मान लें। और अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो आज छात्र मारे जा रहे हैं, पहले किसान मारे गए, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। चूँकि अब वो लोग यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, वो चाइना और रसिया की तर्ज पर भारत को स्थापित करना चाहते हैं। ये भलाई होगी, चाहे वो कॉकरोच हों, चाहे मेरे जैसे सन्यासी हों, और चाहे कोई भी हो, वो नरेंद्र मोदी जी को इस देश का परमानेंट श्री श्री 1008 श्रीमंत नरेंद्र दास दामोदर मोदी महाराज स्वीकार कर लें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। अब ये देश नहीं बचा है, ये देश लोकतंत्र नहीं बचा है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। और मैं 10 साल से चिल्ला रहा हूँ कि ये अब यहाँ रुकने वाला नहीं है। ये तांडव अब बहुत लंबा जाएगा और बहुत बड़े लेवल पर चाइना और रशिया की तर्ज पर प्रधानमंत्री जी बनना चाहते हैं परमानेंट शासक। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं दहशतगर्दों की बी टीम बनी है, या स्टूडेंट्स नहीं है, ये ना शिक्षा की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट से, ये दहशतगर्द है। अभी दहशतगर्द कहा है, कल वो आतंकवादी भी कहेंगे और गोली भी मार सकते हैं। क्योंकि देश उनके हाथ में है, पूरी मीडिया उनके हाथ में है, साधन संसाधन हाथ में है, जुडिशरी हाथ में है। मैं हाथ जोड़ करके फिर निवेदन कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को देश का परमानेंट राजा स्वीकार कर लीजिए, तभी आप बच सकते हैं। बाकी कोई ताकत आपको बचाने वाली तो फिर सर राजतंत्र होगा ना? नहीं, राजतंत्र नहीं, हमें स्वीकार है। रसिया चाइना के लोगों ने जब शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन को स्वीकार कर लिया है तो हमें भी नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि लोग हिंसक लोग हैं, ये मानेंगे नहीं। सरकार तो कहती है ना कि लोकतंत्र है, नहीं, सरकार नहीं बची है। ये लोग मूर्ख बना रहे हैं, चुनाव कराते हैं। प्लान पहले से ही होता है, चुनाव करा करके देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। विपक्षी नेता और भाजपा के नेता जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जीतना भाजपा को ही है, क्योंकि उन्हें इस देश में परमानेंट अपने आप को शासक स्थापित करना है। कोई चुनाव होगा आप देख लेना, बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी के लोग ही यहाँ शासन करेंगे, सारे लोग यहाँ गुलाम बनेंगे। मैं कह रहा हूँ आपसे, प्रदर्शन का तो फिर कोई फायदा नहीं है ना? कोई फायदा नहीं है, 00 प्रदर्शन का। ये देर बहुत हो चुकी है,
इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार विपक्षी नालायक नेता हैं, जो परिवारवादी हैं, वंशवादी हैं, जातिवादी हैं। इन्होंने अवसर दिया तानाशाही लोगों को देश में स्थापित होने का। अब ये देश चाइना और रसिया की तर्ज पर चला गया है। अब इसको न इसका लोकतंत्र बचेगा, न संविधान लेकिन सर, बचेगा। आप तो उन लोगों में से हैं जिसने किसान आंदोलन में अपनी कुटिया लगाकर आप वहां पर उनके साथ टिक कर बैठे रहे। आपने उनका समर्थन किया, उनके साथ लगातार लड़ाई लड़ी और आपने देखा कि किस तरीके से किसानों ने झुकाया था प्रधानमंत्री को। आंदोलन की ताकत से निकले हुए लोग हैं, आप आंदोलन को समझते हैं। आज भी हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये एहसास मुझे हो गया है, मैं पिछले 10 साल से लड़ रहा हूँ, मुझे एहसास हो गया है कि लड़ाई अब हमारे हाथों से निकल चुकी है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है और ये हाथों से निकल चुकी है, अब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी को देश का परमानेंट शासक स्वीकार कर लो, उन्हें राजा मान लो, तभी बचेगी आपकी जमीन, तभी बचेगा आपका मान सम्मान, तभी बचेगी आपकी शिक्षा, न कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इस बार तो जिम्मा कॉकरोचेस ने उठाया ना सर, जेनजीज ने उठाया है। बहुत ये तो थोड़ी अलग जनरेशन है, बहुत लेट हो गए कॉकरोचेस। लोगों को समझ नहीं आती जल्दी। कॉकरोच, हमारे जो अपने आप को बच्चे कॉकरोच मानते हैं, अपमान इनका किया गया। इनसे ज्यादा ताकतवर किसान हैं, इनसे ज्यादा ताकतवर देश के फौजी हैं, इनसे ज्यादा ताकतवर और भी अन्य सेक्टर के लोग हैं। सब धराशायी हो गए, बारी बारी से सबको निपटा दिया गया। तो इनको भी कर रहे हैं बच्चों को। हताश नहीं कर रहा हूँ मैं युद्ध में लड़ा हुआ हारा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ सत्य होगा। मैंने कहा था कि बंगाल में भाजपा बनेगी, मैंने कहा था स्टालिन खत्म हो जाएंगे। आने वाले यूपी के चुनाव में अगर सारे विपक्षी इकट्ठे चुनाव नहीं लड़े तो हाल क्या होगा, बीजेपी फिर स्थापित होगी। लोकतंत्र बचाने का क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं बचा। अब शेर में जंगल में हम जा रहे हैं, शेर ने हमें घेर लिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करेगा शेर करेगा। अब लोकतंत्र नहीं बच सकता है, संविधान नहीं बच सकता है, यहाँ राजशाही स्थापित होगी और ये मैं कह रहा हूँ, ये भाजपा चाहती है और वो करके दिखा रही है। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ना सर, हिंदू राष्ट्र तो सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनेगा, सारे धर्म के लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे। एक्चुअली जब तक नरेंद्र मोदी को ये डर बना रहेगा कि मुझे हराया जा सकता है, तब तक वो बारी बारी से सबको कूटता पीटता रहेगा। जिस दिन उसे लग जाएगा कि मुझे अब कोई हरा नहीं सकता है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, 100 साल तक वो जिंदा रहेंगे। अभी 25 साल उन्हें देश पर शासन करना है, इसीलिए लड़ना बंद करो और कुछ करना हो करो। ये सब बेकार की बातें हैं। चाइना और रसिया की तर्ज पर भारत जा रहा है। सर क्या करे, सरकार ने कुछ करने लायक छोड़ा है? नहीं, अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो कुछ करेगी सरकार करेगी, आपके हाथ में कुछ बचा नहीं है। ये सब आंदोलन, ये सब झंझट है, किसी काम का नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। अगर बारी बारी निपटाया जा रहा है, क्या सभी को एक साथ आना चाहिए? नहीं, सभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं। जितने परिवारवादी वंशवादी नेता हैं इकट्ठे कभी नहीं बैठ सकते हैं। सारे पत्रकार इकट्ठे नहीं बैठ पाते, सारे धर्मगुरु इकट्ठे नहीं बैठ पाते। इसका तानाशाही लोग फायदा उठाते हैं। अब ये देश, संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, राजशाही शुरू हो रही है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को राजा स्वीकार कर लीजिए। लेकिन किसानों के कुछ गुट ने तो समर्थन दिखाया है अपना। कोई आज यहाँ तमाम शिक्षक भी आए हैं, तो लोग धीरे धीरे मोबिलाइज हो रहे हैं ना। सर क्या करेंगे शिक्षक, क्या करेंगे किसान? ये देश अडानी अंबानी के हाथ में चला गया है, पूरा दे दिया गया, कुछ बचा नहीं है। थोड़े बहुत जो जिंदा लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब लोगों ने सरेंडर कर दिया है और नरेंद्र मोदी जी को अपना शासक मान लिया है। तो आज आप यहाँ बच्चों को समझाने आए हैं कि हथियार डाल दो? हथियार डालने के लिए मैं कहने नहीं आ रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि आप बहुत लेट हो गए हैं। ये काम आज के 10 साल पहले करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। अब देर कुछ नहीं हो सकता है, देर आने से कुछ नहीं होता है। अब सब कुछ लुट गया है, सब कुछ हाथों से चला गया है। अब वो जो करना चाहेंगे करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप बच्चों को कह रहे हैं कि अब रहने दो, घर वापस जाओ? बिल्कुल वापस चले जाइए, कुछ होने वाला नहीं है ना। आपके सामने देख लेना क्या होने वाला है। सबको अपने हिस्से की लड़ाई तो लड़ने दीजिए। हिस्सा सबका चला गया, किसी का कोई हिस्सा नहीं बचा है। इतनी निराशा, क्यों हो गई? 80% आबादी हैंड टू माउथ हो गई है। सबका बड़े बड़े लोगों ने लूट लिया है। सब न्यायालय बिक गए हैं, नेता बिक गए हैं, बड़े बड़े मीडिया बिक गए, कुछ बचा नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं कि लोकतंत्र बचा है। मोदी जी को आप राजा मान लीजिए, तो इसी में आपकी भलाई है। आप इतने निराश क्यों? मैं निराश नहीं हूँ, मैं देश को आगे भविष्य देख रहा हूँ। मैं युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाला एक सन्यासी हूँ, मैं निराश नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ बारी बारी से मारे जाओगे, क्योंकि वो लोग जो तानाशाह लोग हैं, जिनके हाथ में ये भारत चला गया है, वो यहाँ झुकने वाले नहीं है और रुकने वाले नहीं है।
तो बस आपके हिसाब से मोदी जी को अपना मान ले, सब कुछ अगर मोदी जी को अगर आपने अपना शासक मान लिया, राजा मान लिया, तो बतौर पिता वो फिर अत्याचार करना बंद कर देगा। जब तक उनको भय बना रहेगा कि मुझे हराया जा सकता है, मुझे जेल भेजा जा सकता है, वो बारी बारी से लोगों को मारेगा, बारी बारी से लोगों को निपटाएगा। इसलिए आप स्वीकार कर लीजिए कि भाई जब तक तुम जिंदा रहोगे देश पर राज करो, कम से कम लोगों को चैन से रहने दो, कम से कम परीक्षाएं होने दो, कम से कम जो चल रही व्यवस्था उसको चलने दो। सर, आप तो बौद्ध धर्मावलंबी हैं, सन्यासी हैं, आप तो हर निराशा की चीज में भी आशा। मैं ये निराशा नहीं कह रहा हूँ, ये आपको कठिन से कठिन समय में मार्ग दिखाने का, ये आपको निराशा लग रही होगी, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जब तक नरेंद्र मोदी जी को लगता रहेगा कि मुझे हराया जा सकता है, वो बारी बारी से सबको मारेगा तोड़ेगा। एक ही तरीका है कि शासक स्वीकार कर लो। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, रसिया के लोग जिंदा हैं, चाइना के लोग जिंदा हैं, क्योंकि वहाँ व्लादिमीर पुतिन जब तक जिंदा रहेगा शासक रहेगा, शी जिनपिंग जब तक जिंदा रहेगा शासक रहेगा। उसी तर्ज पर भारत जा रहा है। ये चुनाव ये जितने वोट पड़ रहे हैं, चुनाव पड़ रहे हैं, ये छलावा है। ये भारत की जनता का पैसा लूटने का काम हो रहा है। इसका कोई परिणाम नहीं। हर चुनाव बीजेपी जीतेगी और बीजेपी का कब्जा होगा। भारत ना तो चीन है, क्योंकि भारत के पास गांधी है, अंबेडकर है, नेहरू है, जिनका आज मार्गदर्शन लेकर उनके देश के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और ये हिम्मत रखते हैं कि अगर सवाल के जवाब नहीं मिले तो सत्ता से खींचकर जमीन पर उतारा जा सकता है। देखिए, आपसे छोटे देश थे जिन्होंने क्रांति कर दी। आप डरे हुए लोग हैं, मरे हुए लोग हैं। ये देश लुट चुका है, बिक चुका है। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। आप किसान आंदोलन की तरह यहाँ बैठेंगे इनके साथ कि? मैं किनके साथ अगर ना होता तो यहाँ क्यों आता। आज भी उनके साथ हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत देर कर दी है। आज भी 10% लोग आंदोलित नहीं है भारत में, 90% लोगों ने सरेंडर कर दिया है। और जब 90% आंदोलित होते हैं तब कहीं बड़ी क्रांति खड़ी होती है। न कॉकरोच आंदोलन में कुछ हो पा रहा है, न किसान आंदोलन में कुछ हो पाया था। और उतने भी आंदोलन हुए, इसमें भी यही हुआ कि बहुत कम लोग जागे, बाकी सब लोग सरेंडर कर गए, गुलामी कर गए। अब कुछ होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी को शासक मान लो, तभी आप बच पाओगे, नहीं बारी बारी से मारे जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि दहशतगर्द, अरे दहशतगर्द का मतलब क्या होता है, पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा। दहशत तो उनने फैलाई है कि आज हम बोल नहीं पा रहे सड़कों पे उतर के। एक लड़की अपने रेप के बाद भी पुलिस स्टेशन में जाती है, थाने में 3-3 दिन हो जाते हैं, 3-3 रात हो जाती है, उसके FIR दर्ज नहीं होती है। इस देश को कहते हैं दहशतगर्द। वो हमको बोल रहे हैं, हम तो खुल के छाती ठोक के बोलते हैं कि हम हमारे यहाँ पे आइए। हमारे यहाँ जो 2012 से हम अभी तक देखते आए हैं, ना तो किसी भी पीड़िता को जिस तरीके से इन्होंने वादे किए, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, ये सेंटर वो होता है कि एक रेप पीड़िता को एक ही छत के नीचे इलाज मिले, उसी छत के नीचे उसको चिकित्सा के साथ साथ कानूनी सलाह मिले, उसी छत के नीचे उसको काउंसलर मिले। मानसिक डिप्रेशन भी होता है औरत का। लेकिन ये जो चुनावी वादे हैं, इनमें सरकार सिर्फ दिखाई देती है बोलते हुए, उनके बैनर्स पे दिखाई देते हैं, जमीन पे नहीं दिखाई। कई बार आप लोगों के ऊपर हमला भी हो गया। बिल्कुल हुआ है हमला यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम डरने वाले नहीं है। यही हमारी एक संघर्ष की चुनौती है। और अगर हमला हो रहा है तो ये हमारी सफलता भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हमला होना ही चाहिए, मैं दुखी हूँ इस चीज के लिए कि हमला क्यों हो रहा है। लेकिन एक और चीज है, वो हमला इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं हमसे, हमारी एकता से डरते हैं, हमारी एकजुटते की लड़ाई से डरते हैं। इसीलिए वो अलग अलग लोगों को यहाँ पे भेज रहे हैं। किसी औरत को बहरूपी के तौर पे भेज रहे हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है कि धरने में मत बैठो, तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी, तुम्हें पकड़ के ले जाएगी पुलिस, तुम्हें घसीट के रैंक के ले जाएगी। ये लोगों द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कैंसर पीड़िता भी है, वो महिला है जो लगातार हमारे साथ आए दिन, उड़ीसा से आई है, मैं बताना चाहूंगी। उनका बेटा भी आया है, 7वीं क्लास में ही वो पढ़ता है। वो भी बड़ा एक उम्मीद बना करके यहाँ पे आया है कि उसके पिताजी नहीं है और इलाज भी उनको सही से नहीं मिला। हम किस उम्मीद से आ रहे हैं? कोई भी कुछ भी बोलता है, हम विश्वास कर ले। कोई तुमसे पूछ रहा है नीट की परिभाषा बताओ, नीट का फुल फॉर्म बताओ। अरे नहीं आता हमें नीट का फुल फॉर्म, हमें लेकिन इलाज चाहिए। जो डॉक्टर डुप्लीकेट होकर सरकारी अस्पताल में जाएगा, अगर उसको इलाज करना नहीं आएगा तो मार तो गरीब लोग खाएंगे। हम नहीं बताएंगे नीट की फुल फॉर्म, हमें बस इलाज चाहिए। जहाँ पे कोई भी औरत हो, चाहे भी कोई मजदूर हो, चाहे कोई आदिवासी हो, चाहे मणिपुर के लोग हो, सबको इलाज लेने का अधिकार है, इस देश में राइट है। लेकिन होता क्या है, आप जाइए दिल्ली के शहरों में, दिल्ली के बड़े बड़े इलाकों के अस्पतालों में, एक एक बेड पे 3-3 औरतें प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई हैं। डिलीवरी के बाद उनको क्या मिलता है? उनको बैठने तक की जगह नहीं मिलती है, उनको जमीनों पे थूका हुआ होता है, गंदगी होती है, वहाँ पे अपने बच्चों को लिटाना पड़ता है। वो इलाज करवाने जा रही है कि वहाँ की बीमारी लेने आ रही है। ये भी तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए। पता है क्यों नहीं
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो रहा है? मैं बताती हूँ उसका राज। पता है क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान को या तो बर्खास्त किया जाएगा मोदी के द्वारा, या वो खुद से शर्म के मारे, शर्म तो है ही नहीं तो अभी तक इस्तीफा दे देते। आज 7वां दिन है, वो इसीलिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं क्योंकि अगर वो निकल गया, पार्टी से बाहर आ गया, बात तो पहुंचेगी सड़कों पे, लोगों के बीच में जाएगी, तो वो कहेगा अबे रेल मंत्री तूने भी तो हमारे बीच में काले कानून किए हैं, तेरे भी राज्य में बहुत रेलों का एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, तू भी तो बड़ा ब्लैक मनी इकट्ठा करके रखा है। अबे स्वास्थ्य मंत्री तेरे भी राज्य में बहुत लोग मारे गए हैं। वो सबकी चेन खुल के आएगी, इसीलिए इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे मोदी पे भी उंगली उठाई जाएगी, यहाँ पे शिक्षा मंत्री पे भी उंगली उठाई जाएगी, रेल मंत्री पे भी उंगली उठाई जाएगी, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री पे भी उंगली उठाई जाएगी। सिर्फ हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा या बर्खास्त की मांगने नहीं आए हैं। यहाँ पे रोजगार की भी एक बड़ी मुद्दा है जो लोगों के बीच में जाने की बात है, क्योंकि लोग चाहे 12वीं पास करें। आप रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रही हैं, क्या लगता है आपको सरकार की प्राथमिकता है इन चीजों को लेकर? देखिए, अगर प्राथमिकता होती तो आज हम सड़कों पे नहीं होते। आज इतना बुरा हाल है ना, जिसको वो दहशतगर्द कह रहे हैं, दहशतगर्द के बारे में मैं बताती हूँ। इतना दहशत है कि PhD पास जो कैंडिडेट है वो चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भर रहा है। ये दहशत होता है जिसके लिए नौकरी नहीं है। हमारे जो PhD धारक कैंडिडेट है ना, उनके पास काबिलियत की कमी नहीं है, कमी है तो सीटों की, नौकरी की। इस चीज पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सीट नहीं निकल रही है, लोग आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। सिर्फ नीट की परीक्षा से लीक होने पे आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पूछिए उन औरतों से जिनको न्याय नहीं मिलता है, एक बार अत्याचार सहती है, फिर FIR में अत्याचार सहती है, फिर अदालतों में अत्याचार सहती है, वो मर जाती है उनकी, लेकिन रिपोर्ट तक पूरी ढंग से नहीं चलती है, उनकी सालों साल केस चलता रहता है। वो होता है दहशतगर्द, जो औरत महसूस करती है और फांसी के तख्ते तक पहुंचा देती है। यही तो सवाल उठ रहा कि अकेले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से क्या व्यवस्था बदल सकती है? नहीं बदल सकती। अभी तो हमारी ये लिस्ट का पहला नाम है। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे कोने कोने पर। भगत सिंह ने भी कहा था कि हर एक कोने पे अगर शिक्षा नहीं पहुंचेगी, इस देश का विकास नहीं होगा। और ये विकास अभी रुका हुआ है। जो चलता हुआ चक्र होता है ना, जिसको हम पहिया कहते हैं, उसमें किसी ने डंडा फंसा दिया है और ये पहिया रुक गया है। हम सबको मिलकर उस डंडे को निकालना है और इस पहिए को लगातार चलाना है। उस पहिए में रोजगार भी है, सुरक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, और उस पहिए में देखा जाए हर किसी के लिए शिक्षा है, चाहे वो किसी भी भारत के राज्य से आता है। वहाँ पता है क्या होता है, पानी से गुजर के, नहर से गुजर के, आज भी 2026 की बात है, लोगों को दूसरे पार जाकर के स्कूल की शिक्षा लेनी पड़ रही है। ऐसे राज्य में रहते हैं हम लोग, ऐसे देश में रहते हैं। भले हम विदेशों में कह दे कि सब चंगा सी, कैसे चंगा है जहाँ पे शौचालय नहीं है स्कूलों में। इतने हजार स्कूल बंद करा दिए गए हैं जिसमें कहते हो कि बच्चे पढ़ने नहीं आते। ये तो सॉल्यूशन नहीं होता है ना कि बच्चे पढ़ने नहीं आते तो स्कूल बंद कर दिया जाए। हकीकत क्यों नहीं बताते कि उस स्कूल में टीचर नहीं है, तुमने भर्ती नहीं की है। आए दिन शिक्षकों की भर्ती कम है। मैं खुद एक टीचर के रूप में एलिजिबल हूँ, मैंने भी B.Ed M.Ed किया है। मैंने खुद 2023 में फॉर्म भरा था। 9 सीटों पे 12,500 टीचर ने अप्लाई किया। सोचेंगे मारामारी कितनी है। 9 सीटों पे 12,500 कैंडिडेट ने अप्लाई किया और 7,500 लोगों ने पेपर दिया। 2023 का फॉर्म निकला, 2025 में पेपर हुआ और 2026 में एग्जाम का रिजल्ट आया। कितना लंबा प्रोसेस बना है। बहुत से एग्जाम तो होते ही नहीं है। हमारी जो 1,000-1,200 की फीस होती है वो ऐसे ही चली जाती है। बहुत लोग तो अपना रुख ही मोड़ लेते कि इसमें तो नहीं हो रहा, उसमें भर देते हैं, इसमें नहीं हो रहा तो उसमें भर देते हैं। हर जगह मारा मारी। हम आपस में लड़ने की जगह हमें एकता के साथ लड़ना पड़ेगा, चाहे वो BA पास हो, चाहे वो MA पास हो, चाहे वो 12वीं पास हो, चाहे PhD हो। क्यों नहीं PhD धारकों को टीचर बनाया जाता है? क्यों नहीं शिक्षकों को टीचर बनाया जाता है जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं? अगर हमारे अंदर कोई कमी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, भाई बड़े बड़े संस्थान खोलो, इस पब और सिनेमा मॉल को बंद करो, इनकी जगह तुम अस्पताल खोलो, मस्जिद मंदिर पर लड़ाई मत करो, इनकी जगह स्कूल खोलो ताकि बच्चे पढ़ाई करें और इलाज कर पाए। उनके लिए उनका ट्रेनिंग करो। क्यों आपस में लड़ा रहे? हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, आपस में लड़ाते रहते हैं। एकता के साथ बोलना पड़ेगा। वो एकता याद करनी पड़ेगी जो सावित्रीबाई और फूले ने, फातिमा ने और सावित्रीबाई ने एक साथ एक महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई थी। उनके ऊपर भी गोबर पत्थर मारे जाते थे, लेकिन आज हम इन महिलाओं से सीखे हैं और आज उन्हीं महिलाओं की बदौलत पढ़ के यहाँ पे बोलने का जज्बा रख रहे हैं। अगर वो औरतें नहीं होती ना, उनकी एकता नहीं होती ना, तो आज हम भी यहाँ पे नहीं होते हैं। उनको याद करने की जरूरत है, अशफाक उल्लाह खां को याद करने की जरूरत है और भगत सिंह के साथियों की याद करने की जरूरत है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन सबकी एकता को हमें ला की जरूरत है। उनकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, उनके विचारों को मन में, जहन में लाने की जरूरत है और उसको सामने काबिलियत के साथ आगे लाने की जरूरत है। आखिरी सवाल, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बदनामी के लिए तो ये सरकार अभी तक जुटी हुई है।
वो बदनामी कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, और सच बोलने वाले को हमेशा बदनाम किया जाता है। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या हम गलत हैं? क्या रोजगार की बात करना गलती है हमारी? तो हम माफी मांग लेंगे, लेकिन वो भी तो माफी मांगे। इतने लोगों की मौत हो गई है, इतने लोगों ने आत्महत्या कर लिया। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का कोई टैग पे आता है, कोई ट्विटर पे आता है मैसेज कि मैं निवेदन करता हूं कि मुझसे गलती हो गई और मेरे जो बच्चे हैं, युवा है, वो आत्महत्या कर लिए, मैं उनकी शांति के लिए हाथ जोड़ता हूं। एक भी लाइन नहीं कही है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है इस चीज को। वो जानबूझ करके इसको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक को ही बदनाम कर रहे हैं। इस चीज से हम पीछे नहीं हटेंगे। बदनाम तो बहुत लोगों को किया गया था। सावित्री बाई को भी बोला था कि औरतों को भड़का रही है, लेकिन वो रुकी नहीं। अगर वो रुकती तो औरतों के लिए शिक्षा नहीं हासिल होती। इसीलिए हमें उन लोगों को याद करके आगे बढ़ने की जरूरत। इतनी गर्मी है, गर्मी से डरते तो कब के चले जाते, इस आंधी से डरते तो कब के घर चले जाते। जाने के बाद भी हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। आज के भारत देश में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो युवाओं का है, और वो युवा गरीब है। भारत में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की, और वो गरीब है। और उन गरीब लोगों के जो बातें हैं, उनके मुद्दे हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए कहा जा रहा है ना कि री एग्जाम हो गया, तो क्या दिक्कत है? देखिए, जब जिस सरकार से हम उम्मीद कर रहे हैं, जिस सरकार में 2014 से 26 तक इतने पेपर लीक हो गए हैं, जिसकी बात हमारे पास आई है, उसी के आंकड़े हैं। बहुत सारे तो पता भी नहीं चलते कितने पेपर लीक होते हैं। अंदर अंदर बैक डोर से किसका पेपर करवा दिया जाता है, आपका पेपर कोई और दे रहा है, किसी और से पैसा दे करके किसी को पास किया जा रहा है। तो ये धांधलियाँ तो हमारे सामने आई हैं, उन्हीं के आंकड़े हम बता रहे हैं। तो इस पेपर में भी जो री एग्ज़ाम हुआ था, नीट का जो पेपर हुआ था, उसमें भी धांधलियाँ हुई थी। और हमारी बात सिर्फ पेपर लीक की ही बात नहीं, हम केवल पेपर लीक खत्म हो इसके लिए ही धरना पे नहीं आया। हमारी डिमांड ये है कि जो बहुसंख्यक युवा है, जो छात्र की श्रेणी में भी नहीं है, जो तो नीट के सपने देखना भूल ही गया है, उनके सपने तो पहले ही 12वीं क्लास कंप्लीट ना होने की वजह से सपने वैसे ही दम घोट देते हैं। उन युवाओं की बात कौन करेगा? वो युवा जो आगे की शिक्षा लेने के लिए सोचता है कि मैं काम करूं आज के दिन पेट पूरा भरने के लिए, या मैं पढ़ाई करूं, क्योंकि हायर एजुकेशन में सीट ही उतनी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2.5 लाख बच्चे ही हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेज में एनरोल्ड हो सकते हैं। बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे जाते हैं ओपन में, डिस्टेंस में, जहाँ पर ना तो टीचर्स होते हैं पढ़ाने के लिए, ना तो उनको ढंग से किताबें मिलती है। एक एक किताबों में, एसओएल की किताब में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, जिसमें ये लिखा है कि हमारा देश 1945 में आज़ाद हुआ था। जिस किताब में ये लिखा है, उस किताब से आप क्या उम्मीद करेंगे? ये लिखा हुआ है कि विवेकानंद अनैतिक व्यक्ति थे। उस किताब से पढ़ के कोई व्यक्ति अगर पेपर भी दे के आ जाएगा, ये तो बड़ी बड़ी बात है जो लोग बच्चे तक बता देते हैं कब हमारा देश महान हुआ था। पर आप खुद क्रांतिकारी हैं, आपका संगठन भी क्रांतिकारी है, आपको उम्मीद है? क्यों नहीं उम्मीद है? सरकार आप तो जानती है, लंबे समय से संघर्ष। देखिए, जब भारत में इतने बुरे हाल थे कि औरतों को घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। अगर वो पढ़ने जाती थी तो उनको कहा जाता था कि उनकी पति की मृत्यु हो जाएगी। हम उस देश में ही रह रहे हैं अभी भी। पुराने इतिहास को खंगालेंगे, अगर पुराने क्रांतिकारी महिलाओं और लोगों की बात की जाएगी तो उन्होंने तब संघर्ष किया था जब महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। तब राजा उनका स्तन ढकने पर कर लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे। तब वो लड़ाई हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, जब बोलने तक के लिए भी महिलाओं के लिए आज़ादी नहीं थी। राइट टू स्पीच का हमारे पास अधिकार नहीं था। आज तो हमारे पास वो अधिकार हासिल किए हैं लोगों ने लड़ झगड़ के। सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं, यहाँ पे भारत में कई लोगों ने, इसमें मजहब की बात नहीं है, सारे अलग अलग मजहब के लोगों ने एकता के साथ लड़ाई लड़ी थी। आज उस देश में हम रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गर्व कर सकते हैं कि हमारा देश बहुत महान है। हम मंगल ग्रह से पत्थर लेके आ सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं। साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पे सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में गटर में एक मजदूर मरने के लिए आज़ाद है। ये है भारत देश आज़ाद। इस देश को हम कह सकते हैं कि देश बड़ा महान है। बहुत छाती ठोक के कहें कि देश हमारा महान है, बहुत हम अच्छे हालातों में रह रहे हैं। जिस देश में एक आए दिन महिलाओं का रेप होता है और रेप होने के बाद उसी को विक्टिम बनाया जाता है, उसी को बोला जाता है कि दोषी है। जिस देश में कठुआ जैसे, उन्नाव जैसे मामले सामने आते हैं। महिला पहलवान जो शरीर से भी मजबूत हैं, जो लड़ती रहती हैं, लगातार आगे आवाज़ उठाती हैं, उनके साथ इतनी बदसलूकी की गई। वो इसी जंतर मंतर पे आई थी, उनको घसीट करके थाने में रगेड़ा गया था। उस आंदोलन में मैं भी थी, जिसपे अभी भी मेरे पास मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है, तो मैं तो यही बात कह रही हूँ कि अगर वो महिलाएं, जो हो सकता है कि एक आदमी को पटक के मार भी दे, पीट भी दे,
वो महिलाओं को न्याय तक नहीं मिल रहा है इस देश में। तो आप सोचिए, एक दलित जो बस्ती में रहती है, जो फैक्ट्री में काम करती है, जिस ठेकेदार के अंडर में वो मजबूरन अपने घर का 13,000 14,000 की नौकरी करके अपना घर चला रही है, उन औरतों के साथ आए दिन इतनी घटना होती है, उनकी बात आज तक सामने नहीं आती है। ये आंकड़े तो वो हैं दोस्तों जो हमारे सामने दर्ज हो गए हैं, जो पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए हैं। बहुत सारे पुलिस स्टेशन तक तो पहुंचते नहीं है। दिल्ली से बाहर अगर बात करें, यूपी की बात करें, सबसे बड़ा यूपी, उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा क्राइम में नंबर 1 राज्य है हमारे भारत देश का, जहाँ पे नंबर 1 है क्राइम का, वीमेंस के क्राइम का, वीमेंस के रेप का, वीमेंस की छेड़छाड़ का, जहाँ पर पे घर पे भी अत्याचार होता है और थाने में भी जाकर के पुलिस कांस्टेबल के द्वारा उसको अत्याचार सहना पड़ता है। अभी बयान दिया कि ये जो लोग जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं, ये दहशतगर्दों की बी टीम है। आपने भी सुना होगा, उन्होंने एक टीवी को अपने देखिए, तो आपको तो दहशतगर्द बता दिया। देखिए, उन्होंने अभी तक इतने दिनों से तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने चुप रहे, मोदी जी भी चुप रहे, चुप्पी नहीं तोड़ी। उनके लिए तो मुद्दे कुछ और ही होते हैं। इतने दिनों बाद अगर वो कुछ कह रहे हैं तो पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। हमारे देश में बात यहाँ पे दिक्कत आती है कि हम लोग एजुकेट नहीं हो पाते, हम लोग चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगी, हमारा मुख्य डिमांड है कि एजुकेशन मिले ताकि लोग समझदार हो, समझदारी के साथ चुनौतीपूर्ण सवाल करना सीखे और सवाल में जवाब क्या दे रहे हैं उस पे भी सवाल करना सीखे।